बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज बिलाखिर काबीना का इजलास हुआ है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला नहीं कर सकी। ये इजलास पहले मौखर किया गया क्योंकि सोचो विचार जारी था, क्योंकि अभी फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। काबीना का इजलास ही मौखर कर दिया गया। आज बहरहाल इजलास तो हो गया, लेकिन ये मामला बताया हमें ये गया है कि ये ज़ेर गौर नहीं आया। लेकिन ज़ेर गौर क्यों नहीं आया? अगर ज़ेर गौर नहीं आया तो फिर इसमें भी एक सवाल है ना कि ज़ेर गौर क्यों नहीं आया। तो ज़ाहिर है उसकी वजूहात हो सकती हैं, और मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ना लगाने के हवाले से या पाबंदी लगाने के हवाले से हुकूमत जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही तो उसकी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ज़ाहिर बात है, एक इंटरनेशनल प्रेशर हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अगर पाबंदी लगेगी तो ये एक इंटरनेशनल इशू बनेगा। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें इस पर बात करेंगी, जमहूरियत के लिए काम करने वाली तंजीमें इस पर बात करेंगी, जो जमहूरी इदारे हैं वो इस पर बोलेंगे, दुनिया की जो बड़ी बड़ी जमहूरियतें हैं उनमें बात होगी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक जो है वो तहरीक इंसाफ पहुंच गई है, कांग्रेस तक तहरीक इंसाफ पहुंच चुकी है, अमरीकी जो सेनेटर्स हैं वहाँ तक तहरीक इंसाफ अपना नुक्ता नज़र रख रही है। तो ज़ाहिरी बात है, अगर एक जमात पर पाबंदी लगेगी तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया में सवाल उठेंगे। क्या हुकूमत उन सवालों का सामना कर सकती है? क्या हुकूमत उन सवालों को फेस करेगी? ये एक अहम सवाल है, और मेरा ख्याल है कि शायद हुकूमत को लगता है कि नहीं, अभी ये मौका नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके सवालों का जवाब दिया जा सके। इसलिए एक वजह तो ये हो सकती है, वन ऑफ द रीजंस कि इंटरनेशनल प्रेशर हो सकता है। दूसरा, जो ज़ाहिर है इस तरह बड़ा फैसला करने के लिए आपको हुकूमती जमातों को भी एतमाद में लेने की ज़रूरत है, और इन्हीं रीज़न्स की वजह से कि आलमी इदारों का प्रेशर होगा, पाकिस्तान में लोग क्या कहेंगे, पाकिस्तानी अवाम का एक रद्द-ए-अमल आ सकता है। जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो भी मेरा ख्याल है कि इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही हतमी तौर पर कि जो है वो जो पाबंदी है तहरीक इंसाफ पर वो इम्पोज़ की जाए। लेकिन ज़ाहिर है ये फ़ैसला तो कहीं और होना है, और वो फ़ैसला जहाँ से होना है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का, उसमें अगरचे इन जमातों का, हुकूमती जमातों का कोई ख़ास रोल नहीं है, लेकिन ये अपनी राय दे सकते हैं इस मामले पर, अपनी जो सजेशंस हैं वो दे सकते हैं, और कह सकते हैं कि जी ये शायद मुफाद में ना हो। इस पर डायलॉग हो सकता है, इस पर वो डिबेट हो सकती है, और मेरा ख्याल है यही डिबेट हो रही है। तो एक तो हुकूमत की इत्तेहादी राज़ी नहीं है, ख़ुद हुकूमत के अपने लोग जो हैं वो भी पूरी तरह से राज़ी दिखाई नहीं देते, और हुकूमत के अपने यहाँ भी एक डिबेट मौजूद है। बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हक़ में नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फ़ैसला जो है वो नहीं हो सका। अगरचे अता तारड़ साहब ने हामिद बीर के प्रोग्राम में ये कहा है कि जी ये प्रिंसिपल डिसीजन हो चुका है, ये उसूली फ़ैसला किया जा चुका है, अब इस पर काबीना से अप्रूवल होगी और फिर इत्तेहादियों को से भी मुशावरत मुकम्मल की जाएगी। हालांकि पहले इत्तेहादियों से मुशावरत होनी चाहिए, फिर काबीना से मंजूरी होनी चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा दिलचस्प मौक़िफ़ लिया। पीपल्स पार्टी ने कहा कि देखें, पहले ये काबीना से मंजूरी ले लें, फिर हम इस पर बात करेंगे। और भाई पहले आप बात करें फिर, ताकि काबीना से मंजूरी लेने का मौका आए या ना आए, बात की बात है। तो सब लोग अपनी जान छुड़ाने पे हैं। कोई ये भी नहीं कह रहा कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आज तक पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ ये सामने नहीं आया कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कैटेगोरिकल। अगरचे इंडिविजुअल्स बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की सतह पर यह नहीं कहा गया कि नहीं जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, हमारा प्रिंसिपल स्टांस है। अब वो चाहते यही हैं कि पाबंदी ना हो, लेकिन ये कह नहीं सकते, उनकी मजबूरियाँ हैं, वो इनकार नहीं कर सकते जहाँ से उनको कहा जा रहा है। तो ये चीज़ें पीपल्स पार्टी के भी आड़े आ रही हैं। लेकिन बहरहाल लोगों को नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी लाइन के किस साइड पर खड़ी है। ये बहरहाल एक मसला ज़रूर है। दूसरा, आज अहमद जंजुआ के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। बड़ी इससे उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अहमद जंजुआ जो कि कोऑर्डिनेटर हैं इंटरनेशनल मीडिया के और तहरीक इंसाफ के, और वो उनको 4 बजे सुबह घर से उठाया गया, 2 दिन तक वो लापता रहे, और फिर 2 दिन के बाद एक FIR करके उनको मंजर आम पर लाया गया, और उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। कहा गया कि इनके घर से गोला बारूद बरामद हुआ है, और ये भी कहा गया कि इनके घर से जो गोला बारूद बरामद हुआ है, मज़ीद भी बारूदी मवाद बरामद करना है, इसे 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, और जिस्मानी रिमांड 7 रोज़ का दे दिया गया। और उसके 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। आज 2 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर जो हैं वो मौजूद थे कमरा अदालत में। मैं भी उस कमरा अदालत में मौजूद था, मैंने खुद भी हेयरिंग सुनी है ये वाली। ईमान मज़ारी और हादी जो हैं उन्होंने इस पर दलाइल दिया अदालत के सामने खड़े होकर। ईमान मज़ारी ने ऑब्वियसली उन्होंने दलाइल दिए, और उन्होंने जिक्र किया कि जो है वो किस तरह से इनकी अबडक्शन हुई, कैसे इनकी FIR काटी गई। पहले
ज़ाहिर है जो अहमद जंजुआ हैं उनकी फैमिली की तरफ से एक FIR काटी गई, करवाई गई। उसके बाद 2 दिन के बाद हुकूमत सरकारी एक FIR सामने आ गई। तो CCTV फुटेज का हवाला दिया गया कि CCTV फुटेज जो है, इजाज़त मांगी गई कि हम कोर्ट में इसको प्ले कर दिया जाए फुटेज को, क्योंकि उस फुटेज में जो है वो देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार दरवाज़ा तोड़ के घर में दाखिल हुए और फिर इनको उठाकर ले गए, लेकिन कुछ और सामान लेकर नहीं गए, मोबाइल्स ले गए, लेकिन ऐसा कोई एमुनेशन या बारूदी मवाद नहीं था जो बरामद किया गया हो, ये उन्होंने कहा। लेकिन मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं, ज़ाहिर उन्होंने फिर इसकी जो फुटेज है वो प्ले करने की तो इजाज़त नहीं दी, ना उन्होंने चलाना इसको मुनासिब समझा। पूछा उन्होंने कि इसके अलावा कोई FIR है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी यही FIR है। अगवा के 2 दिन बाद इनके ऊपर FIR दर्ज की गई। 2 दिन तक का ये कहाँ रहे, ये एक सवालिया निशान है। बड़ी तवील मुशावरत आज जजेस के बीच में होती रही। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस मियां गुल हसन आपस में बार बार मुशावरत करते रहे और आमतौर पर हम देखते हैं कि एक आध जुमले का जजेस में तबादला होता है, लेकिन बहुत तवील आज हम देखते रहे कि मुशावरत का अमल जारी रहा। कुछ 3-3, 4-4 मिनट तक बातचीत होती रही और पूरी कोर्ट खामोश रही। उसके बाद फिर जो है वो ऐसा लगता था कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जजेस में मौजूद है और इस मामले को थोड़ा अर्ली सुनना चाहते हैं। ये नोटिस तो होने थे ज़ाहिर है, लेकिन इस पर नोटिस ज़रा अर्ली चाहते हैं जस्टिस अरबाब ताहिर। लेकिन मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इसको जो है वो मंडे के लिए फ़िक्स किया, 29 तारीख के लिए, और मंडे तक तो ऑलरेडी उनका जिस्मानी रिमांड है। इसी जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़ ही तो ये केस आया था कि जी ये 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड गलत दिया गया है। लेकिन जिस दिन तक का रिमांड है 7 रोज़ का, उसी दिन तक के लिए नोटिस कर दिए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने। ईमान मज़ारी ने इस पर कहा भी कि सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको आप कल के लिए रख लें, क्योंकि रिमांड जो है वो 7 रोज़ का रिमांड है। लेकिन मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ज़रा सख्ती से कहा, ऊंची आवाज़ में, कि फॉर मंडे, हम इसको मंडे के लिए रख रहे हैं। ये उन्होंने जज साहब का नुक्ता ये था कि अगर हम एक रिमांड को सेटिसाइड कर दें तो फिर तो एक शख्स के लिए ये प्रेसिडेंट फिर सेट हो जाएगा कि रिमांड जो है अदालतें रिमांड दें तो उस रिमांड को हायर कोर्ट्स में आकर सेटिसाइड कराया जा सकेगा। तो हालांकि केस की नौयत को देखते हुए शायद ये किया जा सकता था, क्योंकि इस केस की नौयत में 2 FIRs हैं, डिफरेंट मौक़िफ़ है। 2 दिन तक एक बंदा अब्डक्शन उसकी 2 दिन तक रही और फिर वो मंजर आम पर नहीं लाया गया। काफ़ी सारी इसमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी अदालत ने ये मुनासिब समझा कि नहीं जी इसको हम मंडे के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। आज हालांकि बुध है, मंडे में भी काफ़ी दिन है, लेकिन फिर भी मेरा ख़्याल है कि ईमान मज़ारी इस पर खुश नहीं थी इस फ़ैसले पर, और उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस भी बाहर आकर वकीलों के साथ उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार भी किया और वो कह रही थी कि जी ये हैरानकुन है। और जो फैमिली है अहमद जंजुआ की, वो भी काफ़ी होप्स के साथ आई हुई थी, लेकिन बहरहाल वो भी परेशान थे निकलते हुए कि ये फ़ैसला शायद उनकी तवक्को के मुताबिक नहीं था। ये हुआ बहरहाल इस केस में। एक चीज़ जो आज कल सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई है वो बिजली का मसला है। और आप जानते हैं कि ख़बर जैसे लाहौर में बड़ी हाईलाइट हुई है कि 14,000 रुपये बिल आ गया, भाइयों में इख्तलाफ हो गया कि तुमने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसने कहा तुमने इस्तेमाल किया, तो बड़े भाई ने छोटे भाई का गला काट दिया। लड़ाई इस हद तक बढ़ी। ज़ाहिर है जब फ्रस्ट्रेशन इतनी होती है तो उसके पीछे आपके माली जो हैं वो हालात होते हैं। और बिजली का बिल आप जब कमाई 20-20, 25-25 हज़ार रुपये रहे हों और उसमें 15,000 रुपये बिल आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे शख्स के लिए 15,000 रुपये बिल। बल्कि एक और बिल आज मैं देख रहा था कि एक शख्स के 195 यूनिट बनते थे, लेकिन उसके 7 यूनिट बढ़ाकर उसको 207 यूनिट का बिल, 205 यूनिट का बिल भेजा गया। और उसको यानी प्रोटेक्टेड सार्फिन जो है उसकी लिस्ट से निकाल के उसको बिल भेज दिया गया। अब एक शख्स जो है वो जो 200 से कम यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन महज उसको प्रोटेक्टेड सार्फिन की लिस्ट से निकालने के लिए दानिस्ता गलती की गई बज़ाहिर ये लगता है, और 7 यूनिट उसके बढ़ा दिए गए। ये पहले भी एक स्कैंडल सामने आया था जिसमें पता चला था कि 190 और 200 के दरमियान जो यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको 5-5, 10-10 यूनिट बढ़ाकर प्रोटेक्टेड सार्फिन की लिस्ट से निकाल कर ज़ायद बिजली के बिल भेजे गए हैं और उनसे ज़्यादा पैसे वसूल किए गए। तो ये एक तरफ तो ये हो रहा है। तो अली परवेज़ मलिक साहब ने इतराफ़ किया है, वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि 60 रुपये यूनिट पर दुकान नहीं चल सकती और 40 रुपये यूनिट पर घर नहीं चल सकता। एक शख्स अगर 60 रुपये यूनिट बिजली का बिल दे रहा हो तो वो दुकान या कारोबार नहीं चला सकता। वो कहते हैं हमें इस बात का इदराक है। अब इदराक है तो फिर IPPs के लिए क्या कर रहे हैं। जो FPPCI है उन्होंने तो ये फ़ैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स वाली कंपनीज़ हैं, IPPs हैं, जिनको फुल कैपेसिटी पेमेंट्स की जा रही है और अरबों रुपए उनको हर महीने बांटे जा रहे हैं,
तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। लेकिन बहरहाल अब ये एक ऐसा इशू बन गया है जिससे जान छुड़ाए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये दोनों पावर सेक्टर, IPPs और पाकिस्तान की इकोनॉमी, ये साथ साथ नहीं चल सकते। IPPs और पाकिस्तान के अवाम ये साथ साथ नहीं चल सकते। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्या कुछ करना पड़े, लेकिन बहरहाल इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कैपेसिटी पेमेंट जो कि अब तो साफ नज़र आ रहा है कि आगे पीछे हुकूमती लोग और हुकूमत में बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार ही बैठे हुए हैं, उन्हीं को नवाजा जा रहा है। आज सुलेमान शहबाज बड़ी वजाहतें दे रहे थे ट्विटर पे कि नहीं जी ये यूँ नहीं है और वो नहीं है और ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है। कल पूछ रहे थे किसी को पता भी है कैपेसिटी पेमेंट क्या होता है, आज वो वजाहतें दे रहे थे कि नहीं ये शुगर केन से बनता है और उसमें ये होता है और ये लोकल एनर्जी है और ये लोकल फ्यूल है और पता नहीं क्या। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि सलमान शहबाज साहब हों या बाकी लोग हों, ये सब लोग जो हैं वो अपनी IPPs से बिजली बना के हुकूमत को बांट रहे हैं। ये एक पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। सलमान शहबाज के पास दुनिया में 10 बिज़नेस करने के लिए हैं, वो वही बिज़नेस क्यों कर रहे हैं जिसमें उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट कर सकती है। यानी आप हुकूमत की मुआवनत ही के साथ बिज़नेस क्यों करते हैं, और 10 बिज़नेस करने के लिए क्यों है वो बिज़नेसेस में हाथ डालते हैं जिसमें आपको हुकूमत ही इन्वॉल्व हो, यानी सरकारी ठेके जिसमें चाहिए हों। तो ये हुकूमत और सियासत और कारोबार, जब आप दोनों चीज़ें एक ही वक्त में कर रहे होंगे तो ज़ाहिर है आप अपने कारोबार को प्रोटेक्ट करेंगे और हुकूमत को, चाहे आवाम को, पब्लिक को और पाकिस्तान को उसका नुकसान ही क्यों ना हो। ये हमने होते हुए यहाँ पर देखा है। एक काम और हुकूमत करने जा रही है। हुकूमत जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसकी ज़िम्मेदारी से निकलना चाहती है। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट होगी। यानी वो कहती हैं कि जी पेट्रोल प्राइसेस जो हैं उसको मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया जाए, हम तयन ना करें कि पेट्रोल की क्या कीमत है। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है क्योंकि इसमें टैक्सेस हैं, इसमें लेवी है, इसमें आप टैक्स जनरेट करते हैं। लेकिन हुकूमत शायद जो टैक्सेस हैं वो फिक्स करके बाकी जो है वो मार्केटिंग कंपनियों से कहे कि जी ठीक है ये टैक्सेस हमारे फिक्स हो गए, अब आप इसकी जो ऑयल प्राइसेस हैं वो फिक्स कर लें। वो कहते हैं, हुकूमत समझती है कि जब हम कीमतें बढ़ाते हैं तो हमें बहुत गालियाँ पड़ती हैं और जब हम कीमतें कम करते हैं तो उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो बेहतर है कि पेट्रोल की कीमत का तयन जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को करने दें, हम इस खेल से निकल जाएं। लेकिन इसमें ख़दशा ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ अपना नाजायज़ मुनाफा कमाएंगी और नाजायज़ मुनाफा कमाने के लिए जो है वो कीमतें बढ़ाएंगी, तो आवाम को तो उधर से भी मारी पड़ेगी। तो अब हुकूमत ये जो फैसला करना चाहती है ये कितना फ़ायदेमंद होगा या कितना नुकसानदेह होगा, लेकिन पूरा इसको वैल्यूएट किए बगैर, एनालिसिस किए बगैर मेरा ख्याल है ये फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अब इस सिलसिले में कल नेपरा से बाकी लोगों से नेपरा कह रहा हूँ, जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे कल इस पर मांगा गया है कि अपने प्रपोजल्स दें और बताएं कि क्या करना चाहिए। एक तरफ ये है और फिर इसके अलावा हुकूमत जो है वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत फंसी हुई है, अदालतों से उसको मार पड़ रही है, अदालतों में कोई फ़ैसला उसके हक़ में हो नहीं रहा। पहले कोशिश की गई है कि इसकी तादाद बढ़ा दी जाए, कोई एडहॉक जजेस आ जाएं। अब आज सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसमें ये फ़ैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद मुस्तकिल बुनियादों पर बढ़ाई जाए, और उसके लिए जो है वो कितनी तादाद होनी चाहिए, 17 से बढ़ा के 20 की जाए, 24 की जाए, 22 की जाए, इसके लिए वो कहते हैं कि अगली मीटिंग में हम बैठेंगे और फिर फैसला करेंगे कि तादाद कितनी होनी चाहिए। लेकिन इस पर वो मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ा दिया जाए, ताकि किसी तरह ये जो, यानी हुकूमत अजीब शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम कर रही है। एक तो उसको लगता ही है, जहाँ हुकूमत को ये महसूस होता है कि उसकी अक्सरियत नहीं रही, वो अक्सरियत के फ़िक्र में पड़ जाती है। जहाँ उसको लगता है कि कमेटी में 3 रुकनी कमेटी में दूसरे और तीसरे नंबर के जज जो हैं वो एक साइड पर हो गए हैं, मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब ने फैसला किया कि नहीं जी अभी ये रिव्यू नहीं लग सकता, तो हुकूमत को फ़ौरन फ़िक्र पड़ जाती है कि जी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली करके कमेटी की तादाद 5 कर दी जाए, यानी 3 के बजाय 5 जजेस जो हैं वो कमेटी में फ़ैसला करें, रिव्यू लगना चाहिए लगना चाहिए। यानी हर हाल में आपकी अक्सरियत होनी चाहिए। आइन कानून और जो रूल्स हैं उसका बेड़ा गर्क कर दें, सिर्फ अपना मुफादात प्रोटेक्ट होने चाहिए। तो हुकूमत मुख्तलिफ तरह के प्रपोजल सोचती रहती है, करती रहती है, ताकि उसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी हेजमनी, उसकी अपनी जो सुपरमेसी है वो बरकरार रहे। और अनफॉर्चुनेटली काजी फैसल साहब भी उनको सपोर्ट करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। तो ये हैं जी चीज़ें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।